हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे जनरल साइंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपको फायदा पहुंचाएगा सीजीएल के एग्जाम में, एसआई, एक्साइज सब में। पार्ट नंबर ये 44 है। सारे पार्ट्स आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर विजिट कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका आपको मिलता है जो कि टेलीग्राम पे मिलता है, तो @लर्नर्स गराज एजुकेशन आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे खुल जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि बायोगैस किसका मिश्रण होता है, इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड दोनों होता है। तो इसका आंसर बताइए, आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो भाई जरूर जुड़ें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इनमें से कौन सा एक व्यापक रूप से प्रभावी एंटीबायोटिक है, यानी कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव जो है से इफेक्टिव जो है एंटीबायोटिक है, तो उसका नाम है एम्पिसिलिन। अगर देखा जाए तो जो एंटीबायोटिक टर्म दिया गया था वो वॉक्समैन के द्वारा दिया गया था, और पहला जो एंटीबायोटिक था आपको पता होगा पेनिसिलिन था, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है से इसको बोल सकते हैं कि इन्वेंट किया गया था, जो कि मोल्ड से आपको निकाला गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, पेनिसिलिन, और ये फंगस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पेनिसिलिन के बारे में पहला ये था एंटीबायोटिक, लेकिन इसमें जो ऑप्शन था उसमें क्या होगा, सबसे प्रभावी व्यापक प्रभावी एंटीबायोटिक पूछा था, तो एम्पिसिलिन हो जाएगा। आंसर इसका सही है, बाकी सारा डेटा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्थिर पानी के कारण हो सकता है, चिकन पॉक्स, न्यूमोनिया, मलेरिया, फिर पोलियो। तो मलेरिया हो सकता है, स्थिर पानी है यानी कि वाटर स्टेगनेशन है, यानी कि पानी की जगह रुका हुआ, तो मलेरिया हो सकता है। और एक हैजा रोग आप लोग सुने होंगे, वो भी जो है दूषित खाना और पानी से हो जाता है। पोलियो, न्यूमोनिया, चिकन पॉक्स सब वायरल डिजीज है, और मलेरिया आपको पता होगा प्लाज्मोडियम वाइरस के चलते होता है, जो कि इंडिया में देखा जाता है। रक्त में मुख्य शर्करा क्या है, तो रक्त में क्या होता है, ब्लड में जो है हम लोग का ग्लूकोज पाया जाता है। आपको पता होगा खाना जब आप लोग खाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 मिलता है, तो ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज बनता है, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होता है, आपको पता होगा बाद में। तो ग्लूकोज में क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब ब्लड में पूछा है तो ग्लूकोज हो जाएगा। फ्रुक्टोज फल में पाया जाता है, और सुक्रोज तो आपको पता होगा ये शुगर है, C12H22O11, ठीक है, ये होता है आपका C12H22O11। आंसर इसका भी हो जाएगा, ग्लूकोज पाया जाता है ब्लड में। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि या संयोजक है। किसका एंट्रोपी अधिक होता है, तो एंट्रोपी बर्फ, पानी, वाष्प, या फिर लोहे का टुकड़ा। आंसर इसका सी हो जाएगा। जो अगर देखिएगा एंट्रोपी के बारे में, तो एक तरह का एंट्रोपी के बोला जाता है कि ये जो एंट्रोपी होता है वह थर्मल एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है। तो इसमें सॉलिड का एंट्रोपी कम होता है, लिक्विड का उससे भी कम होता है, और गैस का एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर इसका भाप हो जाएगा। ये पानी का ही सब फॉर्म था, बर्फ हो, पानी हो, और फिर या फिर वेपर हो, वाष्प हो, लेकिन इसमें जो अगर एंट्रोपी पूछेगा तो गैस का सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड का उससे कम और सॉलिड का सबसे कम होता है। आंसर इसका सी है। सरलतम एमिनो एसिड, यानी कि बोला जा रहा है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड कौन सा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है एमिनो एसिड का वह ग्लाइसिन होता है। फार्मूला देख लीजिएगा, NH2 लिखा हुआ है, CH2OC, तो ग्लाइसिन होता है, यह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दूध से दही बनने पर घटित होता है, इसका वर्णन करता है। तो देखिए, दूध से दही जब बनता है तो पता होगा कि दूध में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नॉर्मली अगर देखिएगा तो जैसे मिल्क में पाया जाता, कर्ड में बोलिए कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है। पहले मिल्क के बारे में आते हैं, तो मिल्क में जो होता है एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और इसको जो है केसिन बोला जाता है। केसिन जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें जब कर्ड आप लोग डालते हैं तो इस पर जो है प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, यानी कि यह प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, और उसके बाद जो है आपको दही बनता है, जिसको योगार्ट भी बोलते हैं। अगेन ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में, जिसको आप लोग केसिन बोलते हैं। ये जब कर्ड इसमें आप लोग मिक्स करते हैं तो जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है वो विकृत हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है, और उसके बाद कर्ड बनता है, जिसको योगर्ट भी बोला जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, यानी कि डीनेचर हो जाता है प्रोटीन। जंग क्या है, तो जंग जो आपको देखने को मिलेगा Fe2O3 और FeOH का होल 3, फेरिक ऑक्साइड और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दोनों होता है। ओके ना, ऐसे जंग का फार्मूला पूछेगा तो इस तरह से लिखा जाता है इसको, X H2O। ओके ना, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का संकरण क्या है, देखिए इसको डिटेल में तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है तो वह sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। H2O में जो होता है वह ऑक्सीजन का, देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन, ये सब तो ना कॉमन क्वेश्चन है, कुछ कुछ पूछा जा सकता है, ये सब तो IAC में पढ़ना है, बट आप लोग याद रखिएगा, कभी 1-2 नंबर का अगर आ जाए क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। ओके ना, 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग का 3 ही नंबर का आएगा, मतलब एक आध क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें H2O में अगर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आंसर इसका हो गया sp, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का हो गया, ठीक है, और इसमें जो है ऑक्सीजन का देख लीजिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है।
ऑक्सीजन अनुपस्थित किसमें होता है? मिट्टी के तेल में ही होता है, क्योंकि आपको पता होगा एक मेटल है सोडियम, नेट्रियम इसको लैटिनम है। तो सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो है से यह इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और यहाँ तक जो एक करता क्या है सोडियम कि ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, या वाटर के साथ भी रिएक्ट करके इसमें आग लग जाता है, जिसको केरोसिन ऑयल में डाला जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है तो उसमें आग नहीं लगता है। तो मिट्टी का तेल इसका आंसर हो जाएगा। सीमेंट में भी जिप्सम पाया जाता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसको आप लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़े होंगे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि नॉर्मली आप लोग सीड होता है तो उससे न पैदा करके प्लांट को उसके अदर पार्ट से, जैसे कि लीफ हो गया, रूट हो गया, ये सब से करते हैं, तो उसको जो है से बोला जाता है कायिक प्रवर्धन। तो इसमें आपको पत्ती के द्वारा बोला गया था, तो इसका आंसर ब्रायोफिलियम हो जाएगा। ओके ना, इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वह लीफ के द्वारा होता है। ब्रायोफिलियम आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, याद होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में अनुपस्थित होता है? तो अगर आरएनए में देखिएगा टोटल बेस, यहाँ पे अल्कली के बारे में बात किया जा रहा है, नहीं सॉरी बेस ही है, तो बेस के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो ये क्या होगा? इसमें जो है थायमिन नहीं होता है। थायमिन तो आपको पता होगा विटामिन B1 का यह नाम होता है। ओके, बाकी साइटोसिस है, यूरोसिल है और फिर एडेनिन, 3 पाया जाता है, और एक आपको देखने को मिलेगा गाबानिन, एक होता है गाबानिन। ये 4 आपको देखने को मिल जाएगा क्षार, जो कि पाया जाता है आरएनए में। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होता है इसका फुल फॉर्म। आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची कहा जाता है? तो आणविक जो कैंची होता है उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोला जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम में ही है, ये एंजाइम क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट करते हैं कोई चीज को। जैसे जब डीएनए कॉपिंग होता है तो डीएनए का साइज काफी बड़ा होता है, तो उसको काटना पड़ता है, आपको पता होगा, तो यहाँ से जैसे कट लगा देता है, तो इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला जाता है, आणविक कैंची, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मोलिकुलर आप लोग सीजर बोल सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन किसके लिए है? तो यह जो है पवित्र उपवन के लिए होता है। इन सिटू जो होता है सब लोग अंदर में जा करते हैं, और एक सिटू जो होता है वो इन्वायरमेंट से बाहर में जाकर हम लोग जैसे इन्वायरमेंट बोले कोई एक पार्टिकुलर प्लेस है तो वहाँ से बाहर जाकर कंजर्वेशन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन। पदार्थों की पादपों के संवहनी ऊतक, ठीक है, के द्वारा सामूहिक गति क्या कहलाता है? तो देखिए इसको आप लोग स्थानांतरण कहते हैं। ये क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करूं तो अगर देखिएगा यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह में अगर जाता है कोई मतलब फूड है, वाटर है, मिनरल है, कुछ भी, तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जो है हम लोग स्थानांतरण बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अब क्लियर होगा टर्म? आंसर इसका डी है। निम्नलिखित में से विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? तो सबके सब जो है से स्पेशल टाइप का ही जो है से कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे ब्लड बोलिएगा, अस्थि है, बोन है, अभी उपास्थि मतलब कार्टिलेज होता है, तो सबके सब स्पेशल टाइप का ही एक संयोजी ऊतक है। ओके, चलिए निम्नलिखित में से पेप्टाइड हार्मोन का चयन कीजिए। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है और प्रोजेस्टेरोन फीमेल में हार्मोन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्सर्जी अंग के रूप में मैल पीगो नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? मैल पीगो नलिकाएं जो होता है वह ना कॉकरोच में पाया जाता है, और कॉकरोच से क्वेश्चन एक और बनता है, इसका जो सांस लेने का जो अंग होता है वो होता है ट्रैकिया, इसको याद रखिएगा। आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोल्जी उपकरण में बीम आकार की थैली क्या कहलाती है? तो गोल्जी उपकरण देखिएगा तो इस तरह का ना आपको सैक थैली देखने को मिलेगा, तो उसको ना कुंडिका बोलते हैं। अब इसको अंग्रेजी में सिस्टर्नी बोला जाता है। सिस्टर्ने, CISTERNAE, सिस्टर्ने, तो कुंडिका बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, गोल्जी उपकरण कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन जो पहली बार सेल को देखे थे और इसका वर्णन किए थे? तो उनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक वही पर्सन है जो आपको पता होगा या बैक्टीरिया की जो खोज किए थे, याद आ रहा है? तो वही बैक्टीरिया की खोज जो किए थे वही है ल्यूवेनहॉक। लेकिन क्या हुआ था कि सेल का जो नामकरण जो किया गया था ना वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ओके, यानी कि 1665 में, इसीलिए आपको जो सेल का डिस्कवरी में रॉबर्ट हुक ही याद रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखकर उनके बारे में वर्णन किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, लेकिन नाम दे दिए थे ये रॉबर्ट हुक, तो आप लोग रॉबर्ट हुक पढ़ते रहते हैं। ओके, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बताऊँ, ये जो होता है ये न्यूक्लियस की खोज किए थे ना। न्यूक्लियस कौन सा? सेल का न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और वैसे तो न्यूक्लियस की खोज आपको पता होगा रदरफोर्ड किए थे एटम में। निम्नलिखित में से किसे एथेनॉल यानी कि C2H5OH ना, कॉमन अल्कोहल जिसको आप लोग बोलते हैं एथेनॉल, बड़े पैमाने पर अगर उत्पादन करना है यानी कॉमर्शियल यूज करना है, यूज के लिए अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें जो होता है वह होता है सैकेरोमाइसिस सेरीविसेई, ये होता है एक प्रोसेस। तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट आप लोग आंसर है। क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का है, हार्ड लेवल का क्लास रहेगा।
विनाइट्रीकरण यानी कि आपको डीनाइट्रिफिकेशन करना है, तो डीनाइट्रिफिकेशन किस जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, तो वह किया जाता है स्यूडोमोनास के द्वारा। आखिर डीनाइट्रिफिकेशन में होता क्या है कि जो आप लोग देखते होंगे जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स होता है, आपको पता होगा एजोटोबैक्टर यूज होता है, जो कि क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको डिजोल्व फॉर्म में कर देता है, ओके, सॉइल में। उसके बाद क्या करता है, प्लांट उसको ले लेता है, लेकिन उसको फिर डीनाइट्रिफिकेशन भी करना जरूरी होता है, तो वह स्यूडोमोनास करता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो नाइट्रेट्स है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा और फिर से एटमॉस्फेयर में वो आ जाता है। नाइट्रोजन साइकिल में आप लोग पढ़े होंगे। आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से किस विद्युतीय चुंबकीय किरण है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात किया जा रहा है, उसका तरंगधर्य यानी कि वेवलेंथ जो है सबसे अधिक होता है, तो वह होता है रेडियो वेव का। इसको याद रख सकते हैं, रेडियो वेव। जितने आप लोग देखते हैं ब्लूटूथ होता है और फिर टीवी का, रेडियो का, टीवी या मोबाइल फोन का सिग्नल हो, रेडियो भी, उस समय रेडियो जो है से वेव यूज किया जाता है। और जो टीवी का रिमोट होता है उसमें इंफ्रारेड यूज किया जाता है। एक चीज पता होगा आपको, हड्डी टूट जाता है या फिर देखना होता है तो उसका एक्सरे प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर किसके चलते जो है सटीक विभवांतर को मापता है, तो इसका कारण है उच्च और अनंत प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका हाई और इनफाइनाइट जो रेजिस्टेंस होता है उसके चलते जो है यह जैसे बहुत ही सटीक विभवांतर यानी कि बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर देता है। बाकी वोल्टमीटर भी यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। कोणीय त्वरण, एंगुलर यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में बात किया जा रहा है, किस पर निर्भर करता है, तो जो कोणीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पर डिपेंड करता है, इसको देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली का प्रिंसिपल। बर्नौली का प्रिंसिपल किस पर आधारित है, तो यह एनर्जी के कंजर्वेशन पर है, इसको ध्यान रखिएगा। एक किरचॉफ्स का लॉ है ना, किरचॉफ्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है वह जो है चार्ज का कंजर्वेशन के बारे में बात करता है, और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है वह एनर्जी के कंजर्वेशन पर बात करता है। आंसर इसका भी हो गया, कंजर्वेशन होता है ऊर्जा का संरक्षण। बर्नौली का प्रिंसिपल याद रखिएगा। बर्नौली का प्रिंसिपल का एक कॉमन एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे देखेंगे घर है, तूफान आया, ठीक है, और तूफान आया तो उसमें ऊपर का जो पार्ट है ना वो उड़ गया, घर का जो एल्वेस्टर या फिर बोल सकते हैं जो करकट डाला होता है दूसरा का घर में, ओके। और दूसरा एग्जांपल है कि ट्रेन क्या बोला जाता है कि जो स्टेशन है उसके नजदीक मत रहिए, अगर कोई फास्ट मूविंग ट्रेन आपके पास आ रहा है तो अप्रोच कर रहा है तो, क्योंकि आपको खींच लेगा। ये भी बर्नौली प्रिंसिपल का ही एग्जांपल है डे टू डे लाइफ में। एक चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस जो है किस पर निर्भर करता है, तो चालक का जो कैपेसिटेंस है वह उसका परिमाण और आकार दोनों पर डिपेंड करता है, ओके ना। उसका मैग्नीट्यूड कितना है और साइज कितना है, दोनों पर डिपेंड करेगा आपको धारिता, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर अगर देखिएगा तो वो होता है एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, और कैपेसिटेंस तो समझिए कि एक तरह का उसका जो गुण हो जाएगा उसको बोलेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, तो परम शून्य अगर टेम्परेचर बोलेगा तो उसमें जो है डिग्री सेल्सियस का वैल्यू आप लोग -273 पॉइंट रख सकते हैं 5, तो इतना रखिएगा तो ये आ जाए आपका -459.67 डिग्री, ये आ जाए आपका फ़ारेनहाइट। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, इसको आप लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो फार्मूला आता है आप लोग देखे होंगे, आपको बताया था F = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32, तो इसमें रखिएगा रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, -273 रखिएगा तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है, ऊष्मा, कोणीय घूर्णन, दूरी या फिर ऊर्जा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। कोणीय घूर्णन को आप लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ऊष्मा हो, दूरी हो, ऊर्जा हो, पावर हो, करेंट हो, मास हो, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटीज हैं। सिलिकॉन में कौन सा, सिलिकॉन आपको पता होगा एक सेमीकंडक्टर है, में कौन सा तत्व मिलाने पर इसे विद्युत का अच्छा चालक नहीं कहा जाएगा, तो कैल्शियम हो जाएगा, इसका आपको वैलेंसी 2 देखने को मिलेगा, ओके, इसको देख लीजिएगा। हिल स्टेशन पर गाड़ी चलाते समय इथिलीन ग्लाइकोल को पानी मिलाने के लिए सलाह क्यों दी जाता है, तो पानी में अगर इथिलीन ग्लाइकोल को मिला दीजिएगा तो इसका हिमांक कम हो जाता है ना, इसको देख लीजिएगा। तो एंटी फ्रीज के रूप में बोल सकते हैं इसको यूज किया जाता है, यानी कि फ्रीज जल्दी नहीं होगा और मिला देते हैं तो, यानी कि हिमांक इसका कम हो जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक जो रसायन में मॉडर्न केमिस्ट्री है उसका जो जनक बोला जाता है वह एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है ना, इसको देख लीजिएगा। आंसर इसका भी है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है एरिस्टोटल को बोला जाता है, अरस्तु नाम सुने होंगे, और फिजिक्स का बोला जाता है आइजक न्यूटन को। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ देते हैं। रॉबर्ट ओपनहाइमर आपको पहले ही बताया था, तो कौन है, फादर ऑफ एटम बॉम्ब। चारकोल की सतह पर कौन सा तत्व अधिक शीघ्रता से अवशोषित हो जाता है, तो अगर इसको देखिएगा चारकोल तो इसमें जो अमोनिया होता है NH3 अमोनिया, इसको बनाने के लिए हार्वर्ड प्रोसेस होता है, ये जल्दी से है लिक्विफाइड हो जाता है।
तो जल्दी से लिक्विफाइड हो जाएगा। तो कोल आपको समझ रहे हैं, चारकोल कोयला है समझिए, तो उसमें वाटर जाता है तो तुरंत उसको अवशोषित कर लेता है। गैस रहेगा नॉर्मल तो अवशोषित नहीं होगा, तो ये लिक्विफाइड जल्दी हो जाता है अमोनिया, तो ये जो है आपको जल्दी से ये अवशोषित हो जाएगा, यानी कि ऑब्जर्व कर लेगा उसको। केले के पौधे में से कौन सा हिस्सा हम लोग खा सकते हैं? तो जो हाँ, केले का जो हिस्सा होता है उसमें एंडोकार्प हम लोग खाते हैं, और मेसोकार्प भी होता है, उसमें कम विकसित होता है। डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे एंडोकार्प मेसोकार्प को, अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो देख लीजिएगा, एंडोकार्प है और इसमें मेसोकार्प है, उसमें मेसोकार्प ज़्यादा विकसित नहीं होता है। हमारी हड्डियां और दांत सामान्यतः किस पदार्थ से बना होता है? तो ये होता है आपका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। फॉर्मूला देख लीजिएगा, CH3PO4 का होल 2 होता है ना, ये होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। नॉर्मली आप लोग बोलते हो कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन एक्चुअली यह मटेरियल होता है कैल्शियम फॉस्फेट, इसको याद रखिएगा। और दांत का जो इनेमल होता है और पूरा बॉडी का सबसे जो है से मजबूत पदार्थ है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो मुझे लगता है यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन यही है, बहुत बार पूछा गया है। तो Cu+Zn होता है यह पीतल, ठीक है। मिश्र धातु क्या होता है? इसको अंग्रेजी में एलॉय बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मिनमाटाडीज आपको पता होगा मरकरी चलते होता है, अब कैडमियम चलते होता है इतई याद रखिएगा, ठीक है, कैडमियम चलते होता है। बायोगैस में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसमें मीथेन होता है, बायोगैस बोले, नेचुरल गैस बोलेगा, सबका जो मेन कंपोनेंट है वह मीथेन ही है, यानी कि CH4, इसी को मार्स गैस के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो मीथेन होता है, कुछ पार्ट आपको कार्बन डाइऑक्साइड में देखने को मिलेगा, 95% आपको कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन देखने को मिलेगा बायोगैस में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली अम्ल है? तो सबसे शक्तिशाली अम्ल देखिएगा तो HI हो जाएगा। इधर से आपको ना घटते जाएगा, आपको HI का में जो देखिएगा तो ये इसमें जो बंध होता है, बॉन्ड होता है, वह सबसे लीस्ट होता है, मतलब सबसे लीस्ट नहीं बोल सकते हैं, लीस्ट बोल सकते हैं। तो इसमें HI हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। HCl तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और ये HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ये जो होता है ना हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, नहीं HCl जो होता है इसको ध्यान रखिएगा, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड आपसे बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ले लीजिएगा तो उसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। आंसर इसका HI हो जाएगा। आमतौर पर प्रयोग में किया जाने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। तो मोर देन 40+ क्वेश्चन होगा लगभग, तो इतना जल्दी मैं आपको डिटेल में समझा दिया। ज़्यादा मैं टाइम लेता तो उसमें 1.5 घंटा हो जाता। ओके, तो शॉर्ट में समझा दिया इसको। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, देख लीजिएगा और PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो जरूर जुड़ें। ओके, मिलते हैं फिर ना अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।